स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 5 है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है। सबसे पहले यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लीनियर ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ अक्कर्स व्हेन अ क्वांटिटी ग्रोज बाय द सेम एब्सोल्यूट अमाउंट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। अगर कोई क्वांटिटी है, कोई मिकदार है, वक्त के बराबर वक्फों में उसमें बराबर इजाफा हो रहा है ना, तो उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। ग्रो का मतलब क्या होता है? इजाफा करना, इजाफा होना, किसी चीज़ में एडिशन होना। तो अगर कोई क्वांटिटी वक्त के बराबर वक्फे में बराबर उसमें ऐड हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है, ग्रो हो रही है, तो उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगी? इट अकर्स व्हेन अ क्वांटिटी ग्रोज बाय द सेम रिलेटिव अमाउंट बाय द सेम परसेंटेज इन ईच टाइम ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। अगर हर बराबर वक्फे के अंदर हमारी जो क्वांटिटी है वो परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज हो रही है ना, तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई एक दरख्त है, हर साल में वो 2 फुट जो है ना वो बढ़ जाता है, उसकी हाइट हर साल 2 फुट बढ़ रही है, तो ये एक लीनियर ग्रोथ है। यानी हर साल के बाद वो 2 फुट और लंबा हो जाता है। 1 साल के बाद वो 2 फुट बढ़ेगा, 2 साल के बाद 4 फुट बढ़ गया होगा, 3 साल के बाद 6 फुट बढ़ गया होगा, 4 साल के बाद 8 फुट बढ़ गया होगा। मतलब 2-2 फुट उसमें इजाफा होता जाएगा। तो ये बराबर वक्फे में बराबर इजाफा हो रहा है, ये तो है लीनियर ग्रोथ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ परसेंटेज के हिसाब से बढ़ गई है, मसलन मैं कहता हूँ कि आबादी जो है ना वो 10% बढ़ रही है हर साल, 10% बढ़ रही है। अब ये कैसे बढ़ेगी? अब फॉर एग्जांपल पहले 100 है ना आबादी, पहले साल 100 है जहाँ से हम चेक करना शुरू करते हैं, तो उससे आगे वाले साल में ये 10% बढ़ जाएगी। अब इसका 10% निकालें तो कितना होगा? 10/100, 10% यही होता है ना। ये 100 कैंसिल होकर 10, मतलब 10 बंदे बढ़ गई है। तो पहले 100 थी प्लस 10, अब ये 110 हो गई है। ठीक है। अब अगले साल मजीद ये 10% बढ़ेगी, तो अब ये 10% इन लोगों में से बढ़ेगी, 100 में से नहीं बढ़ेगी। 100 में से तो बढ़ के ये इतनी हो चुकी है। अब जितनी ये आबादी हो गई है, इससे 10% ये मजीद बढ़ जाएगी। अब 110 का हम 10% निकालेंगे, वो कितना बनेगा? ये जीरो इससे कैंसिल हो गई, ये जीरो इससे कैंसिल होगी, तो वो 11 बनेगा। ठीक है। मतलब अगले साल 11 लोगों का इजाफा हुआ। तो अब इस 110 में मैं 11 ऐड करूंगा, तो ये कितनी बन जाएगी? 121 बन जाएगी। अब इस 121 का आपने 10% निकालना है। ठीक है। 121 का मैं जैसे ही 10% निकालूंगा, तो ये और ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरह करके ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, ये बराबर नहीं बढ़ रही। देखना, पहले साल 10 बढ़ी थी, दूसरे साल 11 बढ़ गई है, अगले साल हो सकता है 12 बढ़ जाए, 13 बढ़ जाए। तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज है ना, परसेंटेज के हिसाब से, रेलेवेंट अमाउंट के, रिलेटिव अमाउंट के हिसाब से, इस इंक्रीज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। और लीनियर ग्रोथ की वजह से मैंने आपको मिसाल दे दी है कि एक क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर पहले साल वो 100 थी, दूसरे साल 10 उसमें बढ़ गई है, तो ये 110 हो गई है। तीसरे साल उसमें 10 और बढ़ गई है, तो ये 120 हो गई है। चौथे साल उसमें 120 में 10 और बढ़ गए हैं, तो ये 130 हो गई है। तो इस तरह जो सॉरी, जो इंक्रीज होता है ना, जो ग्रोथ होती है, इसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। और इस तरह जो ग्रोथ होती है, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ये इसका ग्राफ शो किया गया है। एक पॉपुलेशन है, आबादी का और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, पॉपुलेशन टाइम ग्राफ। तो ये वाली जो लीनियर लाइन है ना, ये वाली लाइन आपको शो करवा रही है लीनियर ग्रोथ, क्योंकि बराबर वक्फों में बराबर आबादी बढ़ रही है। और ये वाला जो आपकी कर्व है ना, ये वाली, ये जो रेड आपको नज़र आ रही है, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करवा रही है। क्योंकि पहले आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करते 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 फिर यहाँ पे आकर सडनली बढ़ना शुरू हो गई। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल सकते हैं। अच्छा, एक एक्सपोनेंशियल डिके होता है, एक्सपोनेंशियल डिके भी हो सकता है। अगर ये ग्राफ इस तरह का होता ना, इधर से ऐसे करके होता, इसको हम एक्सपोनेंशियल डिके बोलते। डिके का क्या मतलब होता है? कि आबादी कम हो रही है। पहले देखे, स्टार्ट में आबादी ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, कम होते 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 कम होती गई। अगर कोई क्वांटिटी कम हो रही हो ना, किसी रेलेवेंट अमाउंट ऑफ टाइम के साथ, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल डिके बोलेंगे। और अगर इंक्रीज कर रही है, तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। सिंपल है। अब वो कहता है कि पिछला जो कोर्स आपका था क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 वाला, उसको रिकॉल करें। उसमें आपने एक एक्सपोनेंट पढ़ा था। एक्सपोनेंट क्या होता था? किसी भी नंबर के ऊपर ये जो छोटा सा पावर के अंदर नंबर लिखा होता था ना, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट इज द स्मॉल नंबर रिटन अबव द
अबव एंड टू द राइट ऑफ द बेस नंबर। ये जो बेस नंबर नीचे बुनियाद लिखी हुई है इसके ऊपर राइट साइड पे करके एक छोटा सा नंबर लिखा होता था, इसको हम इसका एक्सपोनेंट बोलते थे इस नंबर का। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि ये जो नीचे बेस है ना, ये वाला जो नीचे नंबर है, इसको इतने टाइम्स पावर टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है खुद से। 2 रेज़्ड पावर 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है खुद से ही। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। 2 3 दफ़ा आपने लिखना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ार 6 कर देते हैं ऐसे। तो ऐसे नहीं करना, ये मल्टीप्लाई नहीं आपस में हो रहा है, ये इसका एक्सपोनेंट है, ये इसकी पावर है। अच्छा, अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 10 आता है। लेकिन अगर यही 2 की पावर मैं 5 कर दूँ, अब पावर 5 का क्या मतलब है? एक्सपोनेंट 5 का मतलब है कि 2 को मैंने ज़रब करनी है, मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 5 टाइम। 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो देखें अब कितना फ़र्क आया है। मल्टीप्लाई करने से 10 था और पावर करने से 32 बन गया। ठीक है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना दोनों में। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल इसलिए ग्रेजुअली डिके करता है या इंक्रीज करता है, ग्रो करता है, सडनली ग्रो कर जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी पावर ज़्यादा होती जाएगी ना, एक्सपोनेंट ज़्यादा होता जाएगा, वो नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन इधर यहाँ पे तो इसने ग्रेजुअली इंक्रीज होना है ना, क्योंकि उतना ही नंबर हर दफ़ा ऐड होना है। 2 है तो 2 ऐड होगा, 10 है तो 10 ऐड होगा, 20 है तो 20 ऐड होगा, हर दफ़ा उतना ही इजाफा होना है। इजाफा तो होना है ना, बढ़ना तो इसने भी है, लेकिन इसने इस तरह करके ग्रेजुअली बढ़ना है। ये वाला जो है ना, ये सडनली बढ़ जाता है या कम होता है तो सडनली कम हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि इस पे एक्सपोनेंट आता है। तो एक्सपोनेंट पावर जितनी ज़्यादा होती जाएगी, नंबर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एक छोटी सी मिसाल है यहाँ पे नीचे। अ सिटी इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.6% पर ईयर। हर साल एक शहर है, उसकी आबादी जो है ना वो 1.6% बढ़ जाती है। द इनिशियल पॉपुलेशन इन 2010 इज़ पी नॉट इज़ इक्वल टू 125,000। जब 2010 में मरदमशुमारी की गई ना, तो उसकी जो इनिशियल यानी इब्तदाई उसकी जो आबादी थी ना 2010 में 1,25,000 थी। कैलकुलेट द सिटीज़ पॉपुलेशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगले चंद सालों के लिए ना उसकी आबादी जो है वो कैलकुलेट करें कि इस रेट से अगर वो बढ़ती रही है तो कितनी बढ़ गई है। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ना उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, पी इज़ इक्वल टू, या पी ऑफ टी इसको लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। ये फार्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैलकुलेट करने का, इसको रट लें बेशक, आगे ये एक्सप्लेन भी होगा। ये जो पी ऑफ टी है ना, ये किसी भी टाइम पर पॉपुलेशन है, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद हमने फाइंड करनी हो तो यहाँ पे हमने वो लिख देना है। पी नॉट जो है ये इनिशियल आबादी है, इनिशियल पॉपुलेशन है जो ऊपर उसने बता दी है, और 1 का 1 है, प्लस आर जो है ये रेट है, आर रेट है, और ऊपर टी जो है ये टाइम है, यानी कितने सालों बाद। 1 साल बाद होगा तो 1 लिख देंगे, 2 साल बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस फार्मूले में आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट करते जाना है। अब ऊपर हमें इनिशियल 2010 में पॉपुलेशन बताई गई थी, तो ये हमारा पी नॉट है। जहाँ पे पी नॉट होगा ना, वहाँ पे हम ये वाली आबादी पुट करेंगे। इसके बाद रेट जो है वो हमारा वो है 1.6%। और जो है ना ये 1.6% है, और परसेंट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, परसेंट का आपको पता है ना, डिवाइडेड बाय 100 होता है। परसेंट को हटाकर हम नीचे 100 लिख सकते हैं। अब 1.6 ऊपर है, नीचे आप 100 से डिवाइड करें तो ये बनता है 0.016। ये बनता है नंबर, अगर 1.6% को मैं डेसिमल में चेंज करूँ तो 0.016। तो अब आपने करना क्या है, पी नॉट की जगह पे आपने 1,25,000 लिख देना है, 1 का 1 रहेगा, प्लस आर की जगह पे ये 0.16 लिख लेना है। ठीक है, तो 0.016 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1.016। ठीक है, और इसकी पावर में हमने क्या लिखना है? जितने साल बाद, 1 साल बाद हम चेक कर रहे हैं ना पॉपुलेशन इन 2011, यानी 2010 के बाद 1 साल बाद 2011 में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 1 साल बाद यहाँ पे ऊपर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब जिसकी पावर 1 हो वो उतना ही होता है। 1 का मतलब क्या है कि इसको एक ही दफ़ा ज़रब करनी है, तो खुद से इसको एक ही दफ़ा ज़रब करेंगे तो वो वही आएगा ना। मसलन ये 2 की पावर 1 है, तो मैं इसको ज़रब
एक ही दफ़ा बस लिखूंगा, ठीक है। अगर 2 होगा तो फिर इसको मैं 2 दफ़ा लिखूंगा ना। तो जिसकी पावर 1 हो वो वही होता है नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1.016 इसका आंसर आ गया। इसको मैं 125,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 1,27,000 आएगा। ये मैं साथ कैलकुलेटर ओपन करके आपको चेक भी करवा देता हूँ। अब देखिए ना, ये कितना है, 1.016 है ना, 1.016, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1,25,000 से, 1,25,000। तो इक्वल दबाने पर ये मेरे पास कितना आ गया, 2 दफ़ा इक्वल दबा दिया, तो ये बनता है 1,27,000, ठीक है। तो ये बन गई हमारी पहली जो पॉपुलेशन है 1 साल बाद। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है कि जब दूसरा साल आएगा, दूसरे साल में आपने ऊपर इधर टी की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे आपने 2 लिख देना है। 2012 में 2 साल हो जाएंगे ना, इनिशियल पॉपुलेशन से लेकर यहाँ तक 2 साल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये तो 1+r जो है 1+0.16, ये 1.016 ही बनेगा। लेकिन ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अब हम 2 साल बाद चेक कर रहे हैं। तो इसकी पावर आपने लेनी है 2। पावर 2 का मतलब क्या है, आपने इसको 2 दफ़ा सरब करना है खुद से, 1.016, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ दूसरी दफ़ा 1.016, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 दफ़ा, 1.032 इसका आंसर आया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1,25,000 से। तो इसको जब मैं 1,25,000 से ज़रब करूँगा, इक्वल दबाऊँगा, तो ये मेरे पास बन गया 1,29,032। तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद तीसरी, 3 साल के बाद, 3 सालों के बाद यहाँ पे ऊपर सिंपली 3 आ जाएगा। अब इस 1.016 को आपने 3 दफ़ा ज़रब करनी है खुद से, 1.016, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 1.016, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 1.016। या फिर आप इसकी डायरेक्ट पावर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना। तो देखें, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखेंगे 1.016 और पावर का बटन दबाएंगे, ये वाला पावर का बटन है। इसके बाद आपने इसकी पावर 3 लेनी है ना, तो 3 लिख कर आप इसका इक्वल दबाएंगे तो ये डायरेक्टली इसकी पावर कर देगा 1.048 या 49। तो अब ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1,25,000 से। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 1,31,097 या 96.512 है, तो वो 97 ही बनता है तकरीबन, ठीक है। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करनी। अब देखिए, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। देखें, पहले 1,27,000 थी, फिर 1,29,000 हो गई, फिर 31,000 हो गई पहले साल में। पहले साल के बाद 2,000 का इजाफा हुआ, 1,25,000 और 2,27,000। अगले साल में 2032 का इजाफा हो गया, ठीक है ना, 27 और 2 29, और ये 32 का इजाफा, 2032 का इजाफा हुआ। और उससे अगले साल 2060 65 का इजाफा हो गया। उससे अगले साल मजीद और 2100 से अबव चली जाएगी ये। तो इसलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। अब वो ये आपको बता रहा है कि ये फार्मूला जो है ना, ये यूज़ करके आप किसी भी साल में चेक कर सकते हैं। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ कि 2010 में इतनी थी, और हर साल 1.6% इंक्रीज़ होती है, तो 10 सालों के बाद कितनी होगी। तो सिंपल आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, P0 जो इनिशियल थी 2010 में वो लिखेंगे, 1+0.016 ये रेट है, जमा करके इसकी पावर आप करेंगे 10, क्योंकि अब टाइम मैंने 10 साल कर दिया ना, तो यहाँ पे 10 आप पावर करेंगे, इसकी पावर 10 लेकर जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये P10 आ जाएगी, यानी 10 सालों के बाद इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ये इसका ट्रेंड है, ये ट्रेंड शो करता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ को या ग्रोथ को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो कहता है कि एक सिटी जो है उसमें पॉपुलेशन डिक्लाइंड है 1.6%, यानी 1.6% रेट है, और लास्ट 60 ईयर्स के लिए जो है ना, पर ईयर ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। अच्छा, अब पॉपुलेशन जो है 1950 में 8,57,000 थी, और 2014 में जो है ना पॉपुलेशन फाइंड करें, मालूम करें कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। अब इनिशियल पॉपुलेशन P0 जो है ना, इसको ना ऐसे करके लिखते हैं, ये इसे छोटा सा नॉट लगाते हैं, यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं लिखते। P0 8,57,000 है, ये उसकी इनिशियल पॉपुलेशन थी, यानी जो इब्तदाई हमें बताई गई है 1950 में थी। रेट कितना है, 1.6%। अच्छा, अब ये रेट जो है ना, ये डिक्लाइंड रेट है, ये ग्रोथ रेट नहीं है। डिक्लाइंड रेट का मतलब है कि ये माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है। हर साल इतनी आबादी जो है ना वो लेस हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ये जो डिक्लाइन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, इसका ये मतलब है। तो अब आपने सिंपली करना क्या है,
फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे, पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू पी नॉट इंटू वन, और यहाँ पे एक चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे रेट होता है और पावर टाइम है, तो यहाँ पे सिंपली हम माइनस लगा देंगे, बस ये फ़र्क है ऊपर वाले में, ग्रोथ में और डिके में ये फ़र्क है, बस वन माइनस रेट कर देंगे। अब रेट हमारा 1.6% है, 1.6 जो है इसका परसेंट हटाएं, परसेंट हटा कर नीचे 100 से डिवाइड करें और ये कितना बन जाएगा, ये 0.016 बनेगा। अब ये 0.016 हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है, वन में से 0.016 माइनस करें, आंसर आएगा 0.984। अब उसकी पावर आपने लेते जाना है, पहले साल के लिए ऊपर पावर 1 करें, दूसरे साल के लिए पावर 2 कर दें, तीसरे साल के लिए पावर 3 कर दें, ठीक है ना, ये हर साल के लिए आपकी पॉपुलेशन आती जाएगी। अब हमने किसके लिए चेक करनी है, किस साल के लिए, 2014 के लिए, तो कितने साल बनते हैं, 1950 से लेकर 2014 तक चेक करें कितने साल बनते हैं। 1950 और 50 ये वाले 2000 बन गए, और ऊपर वाले 14, 64 ईयर्स बनते हैं ना, 64 साल के बाद हमने चेक करनी है। तो सो द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2014, 2024 तक टी कितना हो जाएगा, टाइम कितना होगा, 64 साल, यानी 64 साल के बाद हम चेक कर रहे हैं। तो सिंपली इस फार्मूले के अंदर क्या चेंज आएगा, टी की जगह पे आपने 64 लिख देना है, 1 माइनस 0.016 तो 0.984 ही आएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 0.016, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे 1 में से तो ये 0.984 आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी है, 64, 64 उसकी पावर है, और साथ ये पी नॉट है, ऐसे ही है ना, स्टार्ट में पी नॉट लिखना है। पी नॉट हमारा स्टार्ट वाली जो आबादी है 8,57,000 है, इंटू ये, इसकी पावर आपने 64 लेनी है कैलकुलेटर से, 64 पावर लेकर 8,57,000 से ज़रब देनी है, तो ये आपके पास इतनी बन जाएगी, 30,05,258। तो अब देखें आबादी कितनी कम हो गई है 64 साल के बाद, जहाँ पे 8,57,000 थी ना, यानी 8.5 लाख थी, वहाँ पे 3 लाख रह गई है अब। तो इतनी ज़्यादा आबादी जो है ना वो कम हो गई है, एक्सपोनेंशियली डिके कर गई है। ये डिके की सिंबल है, मैंने आपको ग्राफ पे वहाँ पे शो करवाया था ना, ये डिके को शो कर रहा है, यानी आबादी डिक्रीज़ हो रही है। 1950 में इतनी थी, 1950 जब था ना, तो कितनी थी, 8,57,000 यहाँ पे गई है, ठीक है, और 1960 में ये और कम हो गई, 1970 में ये और कम हो गई, 1980 में और कम हो गई, और चलते चलते 2014 में यहाँ पे कहीं 2014 है ना, तो 2014 में ये 3 लाख के लगभग रह गई, ये 3 लाख है हमारा, वो यहाँ पे कहीं यहाँ पे रह गई, ठीक है। तो इस तरह इन पॉइंट्स को मिलाएं ना तो ये ग्राफ बन जाता है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है लीनियर ग्रोथ की, ताकि आपको थोड़ा ना समझ आ जाए, फ़र्क पता चल जाए कि लीनियर ग्रोथ और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में फ़र्क क्या है। डोरा हैज़ इनहेरिटेड अ कलेक्शन ऑफ 30 एंटीक फ्रॉग्स। डोरा के पास 30 एंटीक फ्रॉग्स हैं, मेंढक हैं। ईच ईयर शी वाउज टू बाय 2 फ्रॉग्स अ मंथ टू ग्रो द कलेक्शन। अब वो हर महीने 2 फ्रॉग्स कलेक्ट करती है, मतलब साल में कितने कलेक्ट करती है, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को डबल करे 24, मतलब साल में वो 24 फ्रॉग्स जो है ना वो ऐड करती है। दिस इज़ एन एडिशन 24 फ्रॉग्स पर ईयर, यानी हर साल 24 फ्रॉग्स उनमें ऐड होते हैं। 30 उसके पास इनिशियली थे। हाउ मैनी फ्रॉग्स विल शी हैव इन 6 ईयर्स। अब 6 सालों के बाद उसके पास कितने फ्रॉग्स होंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू रीच 510 फ्रॉग्स। और वो कहता है कि उसको कितना अरसा लगेगा, कितने साल लगेंगे 510 फ्रॉग्स करने के लिए। 510 फ्रॉग्स उसके पास कब होंगे, कितने सालों के बाद होंगे, कितना अरसा लगेगा। 2 सवाल अब इसमें पूछे गए हैं, एक तो ये कि 6 सालों के बाद कितने हैं, और उसको कितना अरसा लगेगा 510 फ्रॉग्स करते हुए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चल गया कि ये लीनियर ग्रोथ है, कोई इसमें परसेंटेज का जिक्र नहीं हुआ। हर साल 24 फ्रॉग्स जो है ना वो ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, और ये बराबर अमाउंट है, हर साल इतने ही ऐड होंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है ये लीनियर होगी। अच्छा, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, पी नॉट जो है ना वो 30 फ्रॉग्स थी, 30 उसके पास थे। कॉमन डिफरेंस हम एक लिखते हैं, इसका फार्मूला थोड़ा ना डिफरेंट है उससे, तो फार्मूला पहले मैं इसका लिख देता हूँ, पी ऑफ टी ही इसको भी लिखते हैं, यहाँ पे पी नॉट प्लस डी इंटू टी, ठीक है। अब ये जो डी है ना ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम उसको कहते हैं, यानी जितना इजाफा होना है, कितना इजाफा होना है 24 का, हर साल 24 फ्रॉग्स ऐड होंगे ना, तो डी की जगह पे 24 लिखेंगे।
और पहले साल टी की जगह पे 1 लिख देंगे, दूसरे साल टी की जगह पे 2 लिख देंगे, तीसरे साल 3 लिख देंगे, चौथे साल 4 लिख दें, सिंपल है। ठीक है, पीटी की जगह पे अगर पहले साल के बाद मैं चेक करूं कि कितने हो जाएंगे एक साल के बाद, तो यहाँ पे P(1) मैं लिखूंगा, यानी एक साल बाद। तो यहाँ पे तो 30 ही रहेगा, ये P0 है ना, P0 तो सेम ही रहेगा, 30 फ्रॉग है, मतलब शुरू में उसके पास 30 थे तो वो 30 ही होंगे, प्लस 24, और साथ ये कॉमन डिफरेंस है ना, डी की जगह पे 24 आ जाएगा, और आगे टी है, टाइम की जगह पे मैं 1 लिखूंगा क्योंकि मैं एक साल बाद चेक कर रहा हूँ। तो 30 जमा 24 को 1 से ज़रब दें तो 24 ही आता है, 24 ये कितने हो जाएंगे, ये 54 हो जाएंगे, मतलब 54 उसके पास फ्रॉग्स बन गए एक साल के बाद। इसी तरह अगर मैं 2 साल के बाद चेक करना चाहूँ, तो पहले साल भी 24 ऐड हुए, दूसरे साल भी 24 ऐड हुए, तो टोटल 48 ऐड हो जाएंगे। फार्मूले से हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, P(2) और 30 का 30 ही आएगा, प्लस 24 भी इधर ऐसे ही आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 24 है, ये कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। टी की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, अब डबल हो जाएंगे, ये 30 है, प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल हो जाएंगे ना, 48। अब दूसरे साल 48 ऐड होंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये मेरे ख्याल में 78 बन जाएगा। तो इस तरह सिंपल सा है। इसके बाद 6 सालों के बाद हमसे पूछा गया कि 6 सालों के बाद कितने फ्रॉग्स हो जाएंगे, तो P(t) की जगह पे 6 लिख दें सिंपली, 30 का 30 आ जाएगा, 24 का 24 आ जाएगा, टी की जगह पे बस आपने 6 लिख देना है। अब टी को 6 को इससे ज़रब करेंगे, 144 आया, 144 को 30 में ऐड किया तो ये 174 फ्रॉग्स आ गए, मतलब 6 सालों में उसके पास 174 फ्रॉग्स हो जाएंगे। ये आप वैसे अगर एक एक करके आप कैलकुलेट करते तो पहले साल के बाद इतने हो गए 54, दूसरे साल के बाद इतने हो गए, फिर इसमें 24 ऐड करते, फिर 24 ऐड करते, फिर 24 ऐड करते। तो इस तरह अगर आपके पास लंबा डाटा हो ना, 50 सालों के बाद वो पूछ लेता है, तो आप फिर 50 दफ़ा 24 ऐड करते जाएंगे। उससे बेहतर है कि ये वाला फार्मूला यूज़ करें, सिंपली जहाँ पे टी है वहाँ पे 50 कर दें, 50 सालों के बाद आ जाएंगे उसके पास कितने फ्रॉग्स हो गए। तो अब ये हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है ना सॉल्व कर लिया कि 6 सालों के बाद उसके पास कितने फ्रॉग्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन आस्क्स फॉर द टाइम इट विल टेक फॉर डोरा टू कलेक्ट 5-10 फ्रॉग्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसके पास 510 फ्रॉग्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अब हमने टाइम मालूम करना है, ये टी को हम टी ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, टी को हम चेंज नहीं करेंगे, फार्मूला वही है, P(t) इज इक्वल टू P0 प्लस D इंटू टी। अच्छा, अब टी हमने फाइंड करना है, टाइम हमने मालूम करना है कि कितना टाइम लगेगा, और 510 फ्राग हो चुके हैं, 510 फ्राग होते हुए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हमने 510 लगा लेना है। P0 हमें पता है वो 30 थे, और डी का भी हमें पता है वो 24 थे, और साथ टी की जगह पे टी हम लिखा रहने देंगे क्योंकि ये टी हमने फाइंड करना है। इसी तरह उसने भी किया है, सिंपल वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब ये आपको फ्रॉग्स की वैल्यू दे दी गई है कि टाइम फाइंड करो, कितने टाइम के बाद इतने फ्रॉग्स हो जाएंगे। पहले वो टाइम देता था कि इतना टाइम है, इतने टाइम के बाद कितने फ्रॉग्स हैं, हम फ्रॉग्स फाइंड करते थे, टाइम पुट करते थे। अब हम फ्रॉग्स पुट करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 30 जो है ना ये जमा हो रहा है, इस साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा, इस साइड पे 510 था, ये 30 इधर से इधर आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे ये प्लस का है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये 30 उधर से इधर आकर माइनस हुआ। इक्वल से जो चीज़ हम इस तरफ लाते हैं ना वो इधर आकर प्लस की हो माइनस हो जाती है, माइनस की हो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई उस साइड पे हो रही हो तो इधर आकर डिवाइड हो जाती है, उधर डिवाइड हो रही हो तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। इधर क्या बच गया, 24t। अच्छा, 510 में से 30 माइनस करें, 480 आ जाता है, और इस साइड पे 24t बच गया। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा, ये तो हो गया ना 480 इज इक्वल टू 24t। अब हमने t को अकेला करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 24 जो है ना ये t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 24 को भी इधर लेकर आए, उधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड पे t बच गया अकेला, और t को हमने अकेला करना था। अब ये डिवाइड कर लें, 24 2 ज़ार 48, और आगे 0 है, 20 आंसर आएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया कि 20 ईयर्स 20 सालों के बाद, मतलब 20 सालों के बाद उसके पास 510 फ्रॉग्स हो जाएंगे। शुरू में 30 थे,
हर साल 24 ऐड होते जाएंगे, तो 20 सालों के बाद उसके पास कितने बन जाएंगे? 510 बन जाएंगे। ये हमने फाइंड कर ली, और ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं रफ में ना, ये अपनी यकीन दहानी के लिए कि ये हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। आप वही वाला फार्मूला यूज़ करें, पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 30 + 24 इंटू टी। तो आप टी की जगह पे 20 पुट कर लें, पी ऑफ 20, यानी 20 सालों के बाद कितने होंगे फ्रॉग? 30 + 24 ज़रब 20, इनको ज़रब करें, 30 और 24 को ज़रब करें, ये 480 बनेगा। 480 और ये वाला 30 जमा करेंगे तो ये 510 बन जाएगा। ठीक है ना, 20 सालों के बाद 510 फ्रॉग्स हो जाएंगे। ये वैसे रफ आपको चेक करवाने के लिए मैंने कहा है। तो इस तरीके से लीनियर ग्रोथ जो है ना, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इतने सालों के बाद कितना इजाफा हुआ है पॉपुलेशन में, और इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी पॉपुलेशन होते हुए कितने साल लगेंगे, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये लीनियर ग्राफ जो है ना वो इस तरह शो होता है। अगर लीनियर ग्रोथ का आप ग्राफ ड्रा करें ना, तो वो इस तरह सीधी लाइन आपको शो करवाएगा। ठीक है ना, जो आपका एक्सपोनेंशियल है वो इस तरह करके ग्रो करता है, लेकिन लीनियर जो है ना वो इस तरह ग्रो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्रो करेगा। अब देखो, जब ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो था, मतलब स्टार्ट में इनिशियली कितने थे? 24 थे। ठीक है, सॉरी 30 फ्रॉग्स थे, यहाँ पे 30 आता है। इसके बाद जब एक साल गुजरा, एक साल में 24 और ऐड हो गए, तो वो कितने बन गए? वो मेरे ख्याल में 54 बन गए। कितने हो गए? इसके बाद फिर जब दूसरा साल गुजरा, दूसरे साल के बाद और 24 ऐड हो गए, तीसरे साल के बाद और 24 ऐड हो गए, चौथे साल के बाद और 24, पाँचवें साल के बाद और 24 ऐड हो गए। ठीक है, इसी तरह छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जब 20 साल पहुंचे ना, 20 सालों में वो कितने हो गए? 510 हो गए। ये यहाँ पे कहीं 500 से ऊपर 510 हो गए। तो इनको अगर आप सारे पॉइंट्स को मिलाएं ना, तो ये एक सीधी लाइन में ग्राफ बनता है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी, इनका फ़र्क समझ आ गया होगा कि लीनियर ग्रोथ क्या है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। नेक्स्ट, ये आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के ना, कुछ पेजेस हैं, उनसे आप देख सकते हैं लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। कोई नहीं ज़रूरत है इसको देखने की, जो चीज़ें थी सारा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला भी मैंने आपको करवा दिया, पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू पी नॉट 1 + r रेज़्ड पावर टी। पी नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन है, ये वाली स्टार्ट वाली पॉपुलेशन है, स्टार्ट में जो बताई जाती है क्वेश्चन के अंदर। आर इज़ द रिलेटिव ग्रोथ, आर क्या है? ये रेट है, किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। टी इज़ द टाइम यूनिट, टी टाइम है, सालों के अंदर ये मोस्टली होता है पॉपुलेशन के केस में, कि कितने सालों में कितनी हो गई है। और आर इज़ द पॉजिटिव इफ़ द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। एंड नेगेटिव इफ़ द पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग, अगर वो बताया कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगाएं। दोनों एग्जाम्पल ऊपर हम कर चुके हैं, दोनों मिसालें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद है लीनियर ग्रोथ का फार्मूला, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू पी नॉट प्लस टी डी, यही पढ़ाया ना, और हमने यूज़ करके एग्जाम्पल भी सॉल्व की है। और इसको भी एक्सप्लेन करें फार्मूला को। पी ऑफ टी जो है ये किसी भी टाइम पर पॉपुलेशन है। पी नॉट क्या है? ये इनिशियल पॉपुलेशन है। टी क्या है? ये टाइम है, टाइम यूनिट है। और डी क्या है? ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यानी सालों के दरमियान पॉपुलेशन का ये डिफरेंस है, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर साल या डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इसमें भी अगर बता दिया जाए ना कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो सिंपली यहाँ पे आपने माइनस लगा देना है बस। तो ऊपर उसने यही बताया कि लीनियर ग्रोथ जो होती है ना, इसमें पी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन होती है, टी जो है ये टाइम पीरियड होता है, और इसी तरह डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है बस। ओके जी, यहाँ तक हमारा ये वाला जो पहला टॉपिक है ना 5th यूनिट का, ये कवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इसलिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है ना वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर।